दोस्तों इस वक्त अमेरिका में जो नंबर 1 फैशन रिटेल कंपनी है वो ज़ारा या फॉरएवर 21 जैसी ब्रांड्स नहीं बल्कि शीन है। शीन एक ऐसी चाइनीज कंपनी है जिसने पिछले 10 सालों में अपने लो प्राइस के कारण पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जो दर्शाती है कि किस तरह ये सारे प्रोडक्ट्स स्लेव लेबर की मदद से बनाए जा रहे हैं और इसी वजह से इतने सस्ते हैं। चीन में हमने सस्ते लेबर के बारे में तो सुना ही है, लेकिन ये स्लेव लेबर है, यानी कि इन्हें कुछ भी पे नहीं किया जा रहा है। कैसे चल रहा है ये कारोबार, आइए आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाइना के स्लेव लेबर की कहानी शुरू होती है शिनजियांग से। शिनजियांग वही जगह है जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं और पिछले कई सालों से ये खबरें भी वहां से आ रही हैं कि इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में धकेला जा रहा है। चीन का कारण ये था कि वो सिर्फ उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं जिनके लिंक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं और दुनिया ये मानती थी कि चीन इन पर इनके धर्म के कारण हमला कर रहा है और ये दोनों ही बातें गलत थी। चीन का असली मकसद इससे बिल्कुल ही अलग था। आज दुनिया का 20% कॉटन चीन से आता है और शिनजियांग में बहुत सारा कॉटन उगाया जाता है, लेकिन परेशानी ये है कि कॉटन प्लांटेशन में बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती है जो कि इसकी कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। आज भी चीन वहां पर उइगर मुस्लिम्स को फेक चार्जेस पर अरेस्ट करता है और फिर उन्हें अपने कैंप्स में भेज देता है। इन कैंप्स में इन्हें यूं तो चीन के प्रति वफादारी की कस्में खाने के लिए भी फोर्स किया जाता है और कई तरह के टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो चीज इन लोगों के बीच में कॉमन है वो ये है कि इन्हें फिर कॉटन फील्ड्स में लेबर की तरह भेजा जाता है। कॉटन और स्लेवरी का रिश्ता बहुत पुराना है। अमेरिका में भी जो ब्लैक स्लेव्स लगाए जाते थे वो कॉटन प्लांटेशन में काम करने के लिए लाए जाते थे और अब चीन अपनी पॉपुलेशन को स्लेव्स में बदल रहा है ताकि वो फिर से इससे अच्छा खासा पैसा कमा सके। इसी के कारण शीन जैसी कंपनीज ने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज के मुकाबले 80% तक कम दाम पर बेचने शुरू कर दिए थे और वो अचानक से हिट होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही ये कर रहा था। शुरुआत में तो ज़ारा से लेकर एडिडास जैसी कंपनीज भी अपने कॉटन के लिए चीन के इन्हीं लेबर कैंप्स पर डिपेंडेंट थी, लेकिन तब शीन को यह एडवांटेज था कि वो इन्हीं लोगों से अपने प्रोडक्ट सिलवा भी रहे थे। शीन के कारखानों में इन्हें 18 घंटों तक भी काम करना पड़ता था और महीने में इन्हें सिर्फ एक छुट्टी दी जाती थी। इसके बाद 2021 में अमेरिका की सरकार ने शिनजियांग से आने वाला सारा कॉटन अपने यहाँ बैन कर दिया और एक एक्ट पास किया जिसे वो उइगर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं। इस एक एक्ट के बाद लगभग सभी फैशन कंपनीज को अपने कॉटन के सोर्सेज को बदलना पड़ा, लेकिन शीन ने ऐसा नहीं किया। इसका सबूत अभी नवंबर 2022 की ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मिलता है जहां उन्होंने शीन की वेबसाइट से 2 बैचेस में कपड़े मंगाए। पहले बैचेस के कपड़ों को मार्च में मंगवाया गया और दूसरे बैच को कई महीनों बाद जुलाई में। इसके बाद उन्होंने एक जर्मन लैब में से भेज दिया जहां पर इनके ऊपर एक स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस किया गया। इस टेस्ट में वो लोग फैब्रिक की जांच करके उसके कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेंट का पता लगाते हैं जिससे कि पता चल सके कि वो दुनिया के किस रीजन से आया है। इस टेस्ट को कई सारे फोरेंसिक एविडेंस की जांच में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट के बाद शिनजियांग से आने वाले कपड़ों के साथ भी रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया और ये दोनों ही आपस में मैच कर गए और एक तरह से ये साबित हो गया कि शीन जो अमेरिका में कपड़े बेच रहा है वो शिनजियांग के लेबर कैंप से आया है। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि जब अमेरिका में शिनजियांग का कॉटन बैन है तो आखिर शीन ने ये कैसे किया। यहाँ पर शीन ने एक लूप होल का यूज किया था। शीन अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर में नहीं बेचता है बल्कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स के घर पर डिलीवरी करता है, वो भी सीधा चीन से। इसके अलावा वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं और बाकी ब्रांड्स की तरह पहले से अपने पास स्टॉक नहीं रखते हैं। यानी अगर आपने आज एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो नेक्स्ट शिपिंग कंटेनर में वो प्रोडक्ट चीन से डायरेक्ट अमेरिका पहुंचेगा। अब यहाँ पर लूप होल ये था कि अमेरिका का कस्टम्स डिपार्टमेंट सिर्फ उन आइटम्स की जांच करता है जिनका प्राइस $800 से ज्यादा का हो, यानी कि अगर इन्हें बल्क में मंगवाया जाता तो ये प्रोडक्ट्स कस्टम की नजर में आ जाते। लेकिन इस अप्रोच के कारण इन्हें कभी चेक ही नहीं किया गया और इसी के सहारे वो लोगों की गुलामी से अपने लिए पैसे बनाते रहे। इन फोर्स लेबर कैंप्स के कारण आज चीन की टोटल मार्केट कैप $100 बिलियन को पार कर गई है और 2022 में उन्होंने $24 बिलियन से भी ज्यादा की सेल्स की है। अमेरिका के अलावा आज वो स्पेन, जर्मनी और बाकी यूरोपियन देशों में भी अपने इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और स्लेवरी पर टिकी ये 21वीं सदी की कंपनी चीन की शर्मनाक हकीकत को भी दर्शाती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन और स्लेवरी का नाम हमने साथ साथ सुना है। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में शायद कोबाल्ट नाम के मेटल के बारे में पता हो।
वैसे तो लगभग सभी बैटरीज, पर चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, कार बैटरीज हो, इनमें कोबाल्ट का यूज होता है। लेकिन स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में जहाँ ये 1 ग्राम से भी कम यूज होता है, वहीं इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज में 10 किलो तक कोबाल्ट यूज हो जाता है। आज दुनिया का 60 से 70% कोबाल्ट अफ्रीका के कोंगो से आता है, और इस कोबाल्ट को निकालने वाली सभी कंपनीज चाइनीज कंपनीज हैं। यूं तो ये कहा जाता है कि यहाँ इंडस्ट्रियल क्रेन्स और बाकी मशीन्स की मदद से कोबाल्ट निकाला जाता है, लेकिन जो रोगन पॉडकास्ट पर राइटर और रिसर्चर सिद्धार्थ कारा ने बताया कि सच इससे बहुत अलग है। आज ज्यादातर इन कोबाल्ट माइंस में कोंगो के हजारों लोग काम कर रहे हैं। हर माइन में करीब 15 से 20 हजार लोग काम करते हैं, जो हाथों और बहुत ही बेसिक टूल्स की मदद से 12 से 15 घंटों तक माइनिंग करते हैं। इन माइनर्स में कई सारे बच्चे भी हैं, और आज की हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की मशीनें ऐसी कोबाल्ट से चल रही हैं। इस इंडस्ट्री को बहुत ही टाइटली कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर AK-47 से लैस गार्ड्स खड़े कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी बाहर से इन माइंस में ना घुस सके, और लगातार इन लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन लोगों को दिन के हिसाब से सिर्फ उतना पैसा दिया जाता है जितने में उस दिन का खाना खा सकें, और अगले दिन फिर उन्हें वही काम करना पड़े। यहाँ पर शिनजियांग की तरह हालात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को चीन ने जेल में बंद नहीं कर रखा है। लेकिन सिद्धार्थ का ये भी कहना है कि चीन की इन कंपनीज ने आज कोंगो के बाकी सभी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। जहाँ कभी खेत या फैक्ट्रीज होती थी, वहाँ आज माइनिंग हो रही है, और उनकी GDP का 70% हिस्सा आज कोबाल्ट माइनिंग से ही आता है। इसलिए लोगों के पास माइनिंग करने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं बची है। इनडायरेक्टली चीन ने यहाँ पर एक ऐसा स्लेव मार्केट खड़ा कर दिया है, जो कहने के लिए तो आज़ाद है, लेकिन वो आज़ाद होकर कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ कोई स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सिर्फ माइंस है जहाँ पर काम करके वो अपना गुजारा कर सकते हैं। अब परेशानी ये है कि चीन उन सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली बना रहा है जिनके बिना रहना बहुत मुश्किल है। अगर चीन से दुनिया का 20% कॉटन आ रहा है, तो अचानक से चाइनीज कॉटन के बैन होने से बहुत सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि फिर कंपनीज के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। कॉटन के केस में तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 20% कॉटन ही वहां से आ रहा है, और बाकी देशों में भी कॉटन उगाया जा सकता है। इसलिए आप एक लॉ लाकर उसे बैन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्मार्टफोन्स या फिर बैटरी से चलने वाले किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें तो आपको कोबाल्ट की जरूरत होगी, और कोंगो में दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट रिजर्व है। जितना कोबाल्ट कोंगो में, उतना पूरी दुनिया में मिलाकर भी नहीं है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे बैन नहीं किया जा सकता, और यही चीन की सच्चाई है। एक देश जिसकी इकोनॉमिक सक्सेस की बात तो दुनिया करती है, लेकिन ये इकोनॉमिक सक्सेस कितने स्लेव्स के खून से रंगी हुई है, ये किसी को नहीं दिखता। आपको क्या लगता है, क्या बाकी देशों की सरकारों को चीन के इस घिनौने काम पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।